चलिए, आज से आप लोगों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, ये 3 शब्दों के मेल से बना है। रोकड़ प्रवाह विवरण, पहला कैश, दूसरा फ्लो और तीसरा स्टेटमेंट। तीनों का अपना अलग अलग अर्थ है। पहला का रोकड़, और दूसरा का मतलब होता है प्रवाह, और तीसरा का मतलब होता है विवरण। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण। आप लोगों को कॉमर्स में इस चैप्टर से प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब पहले समझिए कि ये होता क्या है। किसी भी व्यवसाय में 2 समय अवधि के दौरान, 2 समय अवधि मतलब कि जैसा कि अभी आपका 2022 वर्ष चल रहा है, तो आपके पास 2022 का बैलेंस शीट तो होगा, और आपका जो पिछला साल होगा 2021, उसका भी आपके पास बैलेंस शीट होगा, क्योंकि हर साल बैलेंस शीट बनता है। तो पिछले साल के बैलेंस शीट और वर्तमान वर्ष के बैलेंस शीट को जब आप गौर से देखिएगा, तो 2021 के बैलेंस शीट में भी कैश होता है कुछ न कुछ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी समतुल्य। और 2022 के बैलेंस शीट में भी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या होता है बताएंगे आगे। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास 2 समय अवधि के दौरान का था। पिछले साल मान के चलते हैं कि पिछले साल के बैलेंस शीट में आपके पास कैश कितना था, 50,000 था, और 2022 के बैलेंस शीट में जब आप देखिएगा तो उसमें कैश आपका 70,000 हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो 20,000 कैश बढ़ा, इसी प्रकार कभी 20,000 घट भी सकता है, 50,000 घट भी सकता है। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, वर्तमान वर्ष के बैलेंस शीट में आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इसमें जो कमी वृद्धि हुआ है, आपका 20,000 मान के चलते बढ़ा है, तो क्या पूरे साल में 20,000 का ही काम हुआ होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हमने बहुत सारा संपत्ति को खरीदा होगा, बेचा होगा, बहुत सारा चालू संपत्ति बढ़ा होगा, घटा होगा, अंशों का निर्गमन शोधन किए होंगे, ऋण पत्रों का निर्गमन शोधन किए होंगे, बहुत सारा काम होता है। जब आप देखिएगा आगे सवाल बनेगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पर 20,000 जो घटा बढ़ा है, तो 20,000 का ही तो काम नहीं हुआ होगा। एक व्यवसाय में बहुत सारे गतिविधियां होते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा काम होता है। उस सारे कामों में आपके पास कितना कैश आपके पास आया और कितना कैश आपके पास से गया, इस सभी बातों को निराकरण करना ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आता है। कि आपके पास पिछला कैश क्या था, वर्तमान में कैश क्या है। तो ये जो 20,000 कैश बढ़ा है, ये कैश कैसे बढ़ा है, ये आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि 2 समय अवधि के दौरान रोकड़ में हुए कमी एवं वृद्धि को दर्शाने के लिए हम जो विवरण तैयार करते हैं वह रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। रोकड़ मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रवाह का मतलब होता है क्या, बहाव। माने हमारे पास रोकड़ इनफ्लो हुआ है, मतलब हमारे व्यवसाय में कैश आया है, या हमारे पास से कैश क्या हुआ है, गया है। तो रोकड़ का व्यवसाय में आना इनफ्लो कहलाता है, व्यवसाय से रोकड़ का जाना आउटफ्लो कहलाता है। आया बात समझ में। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो को देखकर निचोड़ जो होता है वो हम देखेंगे ना। हमारे पास हमारे व्यवसाय में ज्यादा आया और हमारे पास से कम गया, तो हमारे पास कुछ बचेगा कैश। तो पिछले साल के तुलना में इस साल कैश हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमारे पास आया कम कैश और हमारे पास से गया ज्यादा कैश, तो हमारे व्यवसाय में से कैश क्या होगा, घटेगा।
तो अगले साल हमारे कैश घट सकता है या अगले साल हमारा कैश बढ़ भी सकता है। तो ये जो रोकड़ में जो कमी वृद्धि होता है, उस कमी वृद्धि को दर्शाने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनता है। समझ में आया बात? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें क्या होता है, तो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, ये दो चीज आपको इस चैप्टर में समझना है। अगर इनफ्लो और आउटफ्लो समझ गए तो फिर ये के सवाल इसमें आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बनता है, इसमें व्यवसाय में 3 गतिविधियां होते हैं। व्यवसाय में मात्र 3 तरह के गतिविधियां, एक्टिविटीज इसमें होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो शुरुआत में जो आपको सवाल मिलेगा, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेगा बनाने, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहेगा बनाने, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहेगा बनाने। और जब कहेगा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए, तो एक ही सवाल में तीनों एक्टिविटीज आपको बनाना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? जब सिर्फ कहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाइए, तो सिंगल एक बनाना है। अगर कहेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाइए, तो सिर्फ एक एक्टिविटीज बनाना है। और जब कहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाइए, तो फिर एक ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाना है। लेकिन जब कहेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, इसका मतलब आपको तीनों एक्टिविटीज बनाना है। ठीक है, और ये बनेगा कैसे, वो अब इस पर ध्यान दीजिए। सवाल में बैलेंस शीट भी दिया रह सकता है, या जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेगा बनाने, तो अधिकांश सवाल में बैलेंस शीट दिया रहेगा, या फिर बैलेंस शीट में जो सब आइटम होता है वो आइटम आपको स्पष्टली दे देगा। अगर बैलेंस शीट बना कर नहीं दिया है तो उसका आइटम स्पष्टली दे देगा। ठीक है, तो जब आपके पास, ध्यान से देखिए कि बैलेंस शीट में क्या सब होता है। बैलेंस शीट में क्या सब होता है, उस पर ध्यान दिया जाए। इधर लायबिलिटीज साइड में और एसेट साइड में, एसेट साइड में आपके पास करंट एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, और एक फिक्टिटियस एसेट्स भी कभी कभी रह सकता है। फिक्टिटियस एसेट्स जो काल्पनिक संपत्ति होता है, जैसे कि प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों या अंशों के निर्गमन पर छूट, कोई सस्पेंस अकाउंट करके दे देगा। आया बात सुनिए। उसके बाद लायबिलिटी साइड में क्या सब होता है, एक होता है करंट लायबिलिटीज, और एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक होता है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल में अगर कंपनी वाला होगा तो शेयर कैपिटल होगा ना। तो देखिए, अब इतना ही चीज और बाकी कोई अतिरिक्त सूचना होगा तो उससे संबंधित जब सवाल पर चलेंगे तब देखेंगे। इतना चीज से आपको ये तीनों एक्टिविटीज बनाना है। तो इतना में से कौन से आइटम किस एक्टिविटीज में जाएगा, सबसे पहले ये पहचानना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, संचालन से संबंधित क्रिया है। यानी व्यवसाय जो आपका पर डे चलता है, पूरे साल भर चलते रहता है, पूरे साल भर चलते रहता है, तो ये बैलेंस शीट के वैसे आइटम जो व्यवसाय में दिन प्रतिदिन चलते रहता है, उस आइटम से संबंधित बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या जाएगा, तो देखिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी जो चालू संपत्ति होता है वो साल भर, और करंट लायबिलिटी साल भर उसमें कमी वृद्धि क्या होते रहता है। तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों में से कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और फिक्टिटियस एसेट्स में अगर कमी वृद्धि होता है तो ये होगा आपका नॉन कैश आइटम से संबंधित।
यानी वैसे नॉन कैश आइटम जो लाभ या हानि को तो बढ़ा देता है मगर कैश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे आइटम तो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नमूना बताएंगे उसमें सारा बात क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो होगा दोनों साइड से वो कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ध्यान रहेगा बात। एसेट्स साइड से फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का जो खरीद बिक्री होगा, परचेज या सेल्स, फिक्स एसेट्स का मात्र एसेट्स साइड से फिक्स एसेट्स जाएगा किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिक्स एसेट्स का हम खरीद करेंगे या बिक्री करेंगे, किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इस एसेट साइड का बात खत्म हो गया। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज कहां चला गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बच गया शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो शेयर कैपिटल से संबंधित और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से संबंधित ये बात कहां चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो जब तीनों एक्टिविटीज का नमूना बताएंगे तो नमूना अगर आप जितना बेसिकली ध्यान रखिएगा आपका सवाल उतने आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बताते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या सब होगा और कैसे होगा। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जितना बात सबसे बड़ा एक्टिविटीज यही है क्योंकि ये एक्टिविटीज आपका पूरे साल चलता है, पूरे साल भर का कार्यक्रम इसमें आता है। तो इसीलिए ये एक्टिविटीज आपका सबसे बड़ा एक्टिविटीज है, फॉर्मेट में भी लगेगा आपको देखने में। इसमें क्या सब होता है वो ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले जो यहां लिखाता है, यहां लिखाता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसका कैलकुलेशन आप सबसे बेहतर होगा कि अलग से कर लीजिए। अगर आप अलग से इस चीज का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो फिर ये फॉर्मेट थोड़ा सटीक और आसान लगेगा देखने में, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पूरे बोर्ड में ये यहाँ पर समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन यहां बताते हैं। देखिए क्या सब होता है इसमें, जितना बात होगा अगर ये आप अलग से नहीं कीजिएगा तो इसी में सारा बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपका सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन यदि आपको करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें क्या सब बात आएगा। देखिए पार्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी वर्ष के दौरान आपका शुद्ध लाभ कितना हुआ है, वर्ष के दौरान आपका शुद्ध लाभ कितना हुआ है, जो कि बैलेंस शीट में स्पष्ट रहेगा कि हमारा 10,000 लाभ था, बाद में 15,000 हो गया था, 5,000 लाभ बढ़ा ना, तो वर्ष के दौरान सारा एडजस्टमेंट हो गया है तब 5,000 लाभ बढ़ा हुआ है। तो वो लाभ आप यहां रखिएगा, उसमें सारा एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट जब निकलता है सभी एडजस्टमेंट को कर लेने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो वो सारा एडजस्टमेंट जो हो चुका है वो काम हमको एडजस्टमेंट नहीं होना था, उससे पहले का जो लाभ होगा वो हमको चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स देने से पहले मतलब टैक्स देने के पहले कौन सा एडजस्टमेंट हो जाता है वो सब इसमें देखिए। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व। किसी भी रिजर्व में अगर हम प्रॉफिट को ट्रांसफर किए है तो हमारा लाभ, लेकिन हम उस लाभ को क्या किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट के बदला हम उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिए, तो वो लाभ तो मेरा कम हो गया, मगर क्या लाभ वास्तव में कम हुआ है, नहीं, लाभ है ही, बस इस जेबी से निकाल के दूसरे जेबी में रख लिए, तो है तो मेरा ही लाभ ना।
तो वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर किए हैं तो उसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, चूंकि 2 साल का प्रपोज डिविडेंड आपके बैलेंस शीट में होगा, आपके बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड 2 वर्ष का दिया होगा, प्रीवियस ईयर का भी होगा, करंट ईयर का भी होगा। तो करंट ईयर पर कौन को छूना भी नहीं है, कोई काम नहीं करना है, करंट ईयर वाला। प्रीवियस ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड होगा उसको यहां पर क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। और यही प्रपोज डिविडेंड का 2 जगह काम होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो हम डिविडेंड पेड करेंगे तो यही डिविडेंड वहां पेड करना भी पड़ेगा, ये बात सब ध्यान रखना है। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत सारा आइटम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो फिर मिसमाइंड कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड का 2 काम, पिछले साल वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर लेना है और यही प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट भी करना है, ठीक है। करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड का कोई जिक्र नहीं करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान अगर ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान अगर हम अंतरिम लाभांश अगर दिए होंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के लिए होता है और इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो इक्विटी शेयर वाले के लिए होता है। तो उसको अगर हम वर्तमान वर्ष के दौरान अगर हम लाभांश उसको देंगे तो उसका पहले हमको तो व्यवस्था भी तो करना है, तो वो हम इंटरिम डिविडेंड क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हम लाभांश का कुछ प्रावधान किए हैं, लाभांश का कुछ प्रावधान किए हैं तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगर रिफंड ऑफ टैक्स होगा, अगर रिफंड ऑफ टैक्स होगा तो उसको यहां लेस कर लेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स यहां पर लेस कर लेंगे। तब जो आइटम हमको यहां आएगा ये हमारा प्लस में होगा या माइनस, किसी चीज में हो सकता है, प्लस या माइनस किसी चीज में हो सकता है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये चीज यहां होना चाहिए। अगर हम ये चीज को यहां नहीं रखते हैं, अगर हम ये वाला चीज से अगर सवाल बनाना शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये सारा एडजस्टमेंट हमको इसी में करना पड़ेगा, तो ज्यादा माथा भारी हो जाएगा आपको सवाल कैलकुलेशन करते समय। इसीलिए इसको ज्यादा बात रहेगा, कम सम 1-2 बात है तो सवाले में एडजस्ट कर लेंगे, ज्यादा बात है तो हम लोग को अलग से ये चीज कैलकुलेशन कर लेना है, फिर इसमें ये काम करना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां लिख लेंगे हम लोग। अब यहां पर कुछ एडजस्टमेंट होगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा जो नन कैश आइटम से संबंधित होगा, एडजस्टमेंट फॉर नन कैश आइटम, ऐसा नन कैश आइटम जो लाभ को बढ़ा देता है या लाभ को घटा देता है मगर कैश पर कोई असर नहीं होता है, वैसा आइटम जो लाभ को बढ़ा घटा देता है मगर कैश पर कोई असर। अब जैसे कि कुछ ऐसा आइटम, लाभ मेरा बढ़ गया, लाभ मेरा बढ़ गया लेकिन कैश नहीं बढ़ा, हमको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा प्रॉफिट को बढ़ा दिया मगर कैश नहीं बढ़ा, तो वैसे आइटम को जोड़ के क्या फायदा, तो वैसे आइटम को क्या करेंगे, घटा लेंगे। कुछ ऐसा नन कैश आइटम जो लाभ को तो घटा देता है, लाभ को घटा देता है मगर रुपया नहीं घटता, तो वैसे आइटम को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। आया बात समझ में। तो देखिए इसमें ऐड करने वाला नन कैश आइटम क्या सब है, देखिए डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसको डबल कॉलम में कर लीजिएगा तो अति उत्तम।
यहां पर अमाउंट रफ वाला काम इसमें कर लेंगे और फाइनल काम ये मेन कॉलम में कर लेंगे, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स ऐसा है कि ये लाभ को तो घटाता है, लेकिन क्या रुपया घटता है इससे? नहीं। तो हमारा लाभ को वास्तव लेवल तक लाने के लिए इस डिप्रिसिएशन को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब देखिए इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये खर्च मतलब ऐसा खर्चा है जो चुकाना पड़ता है, लेकिन चुकाने से पहले प्रावधान करना पड़ता है। तो जब हम चुकाएंगे इस सब का दो काम होगा, जैसे कि हमने प्रपोज डिविडेंड की बात की है, इंटरिम डिविडेंड की बात की है, तो ये सब वही डिविडेंड है कि जो हमने प्रावधान किया, पहले तो प्रावधान करेंगे और फिर बाद में क्या करना है? भुगतान करना है। तो अगर ऐसा है डिविडेंड इंटरेस्ट सब, तो उसको पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रावधान करते समय जोड़ लेंगे और यही आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? लेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रिटेन ऑफ गुडविल, रिटेन ऑफ, ये सब ऐसा नॉन कैश आइटम है जो लाभ को घटा देता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ये लाभ को घटाता है मगर इससे रुपया नहीं घटता है, इसीलिए सबको क्या किए हैं? इसमें जोड़ लिए हैं। तो इतना आइटम आपको जोड़ने वाला आइटम होगा, जोड़ के यहां रख लीजिए। फिर इसमें से नॉन कैश आइटम ही कुछ ऐसा होता है क्या? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एक ही में लिख देते हैं रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये आइटम ऐसा है जो हमको आने से रुपया भी बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये ऐसा आइटम है जो आपको लाभ को बढ़ा देता है, मगर इससे हमारा तुरंत में रुपया, हाँ ये प्राप्त भी होगा, ये जब प्राप्त होगा तब इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड किया जाएगा। जब ये आइटम सब एक दो आइटम है जिसका दो जगह काम होता है, इसलिए सबको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम ये देखेंगे कि हमको ये ब्याज ये सब प्राप्त होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है? चूंकि हमको तो नेट प्रॉफिट यहां शुरू करना है, क्योंकि लाभ तो हमको पूरे साल भर चलता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड को हम क्या कर लेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे लाभ को ये क्या करता है? नहीं, लेस करना है, हमारे लाभ को बढ़ा देता है, मगर इससे हमारा लाभ मतलब रुपया नहीं बढ़ता है, इसीलिए इस आइटम को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। इसी में कुछ ऐसा होगा रेंट रिसीव्ड, इस टाइप का भी आइटम रह सकता है कहीं पर। जैसे हमने मकान सब में कहीं पर मकान सब में पैसा इन्वेस्ट किया है, मकान बनवाया है, तो हमको उससे रेंट तो रिसीव होगा ना, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा प्लस होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको हम क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। इसी प्रकार प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लॉस तो यहां पर ऐड किया ना, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा, तो ये आइटम हमको क्या करना है? लेस करना है। हो गया, इसको आप लेस कर लीजिए, जो बचेगा यहां पर, तो ये जो होगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये यहां पर ये जो प्रॉफिट आएगा
वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी वर्किंग कैपिटल में क्या सब आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दो ही आता है ना, इसीलिए। अब यहां से क्या होगा देखिए, फिर यहां पर कुछ ऐड और लेस होगा। क्या सब, करंट एसेट्स में कमी वृद्धि, दो बात हुआ। करंट लायबिलिटीज में कमी वृद्धि, दो चीज हुआ। तो दो चीज में क्या सब ऐड होगा, क्या सब लेस होगा, उस पर ध्यान दीजिए। ऐड और लेस यहां पर लिखते हैं, ए बी। करंट एसेट्स में जब हमारा कमी होगा, करंट एसेट्स में क्या होगा, कमी होगा, तो उसको ऐड करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट एसेट्स में जब कमी होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कहिएगा सर कमी होगा तो ऐड कैसे होगा, हम बना रहे हैं कैश फ्लो। हमारा डेटर संपत्ति है ना, 10,000 का डेटर था, अब वो हो गया 7,000 का, तो 3,000 का देनदार घटा ना, तो 3,000 का देनदार कैसे घटा, रुपया दे दिया होगा तब ना घटा, इसीलिए उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। हमारे पास स्टॉक है 15,000 का, हो गया 10,000 का, तब 5,000 का स्टॉक घटा ना, कैसे घटा, हम बेचे होंगे तब तो घटा है, तो हमारे पास रुपया आया होगा ना, इसीलिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स में कमी होगा तो ऐड करेंगे। उसी प्रकार इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यदि बढ़ेगा तो प्लस में होगा। क्रेडिटर हमारा था 7,000 का, क्रेडिटर हो गया 10,000 का, तो 3,000 क्रेडिटर कैसे बढ़ा, हम उससे कर्ज लिए होंगे तब ना बढ़ा है। आए बात समझ में, तो रुपया देखना है कि इस गतिविधि से हमारा रुपया बढ़ता है कि घटता है, ये देखना है। तो हमारा रुपया करंट लायबिलिटीज के बढ़ने से बढ़ता है, करंट एसेट्स के घटने से हमारा रुपया क्या होता है, बढ़ता है। तो वो दोनों चीज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ठीक इसका उल्टा बात, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हुआ तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, लेस, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हुआ तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस। करंट लायबिलिटी जब घटेगा तो इसका मतलब हम उसको पेमेंट किए हैं तब तो घटा है, तो कैश हमारे पास से क्या होगा, घटेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मेरा बढ़ा, कैसे बढ़ा, हम खरीदे होंगे तब तो बढ़ा है, इसीलिए हम खरीदे होंगे तो हमारे पास से रुपया क्या हुआ होगा, गया होगा, इसीलिए वो क्या करेंगे, माइनस में। तो इतने बातों को जब आप जोड़ घटाव कर लीजिएगा तब जो आएगा यहां पर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसी में से आपको एक चीज और घटाना है, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, आपने इनकम टैक्स कितना रुपया पेड किया, जो पेड करके यहां बचेगा वो हो जाएगा यहां पर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आया बात समझ में? तो सबसे बड़ा एक्टिविटीज देखने में आपको यही लगेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थोड़ा छोटा छोटा है, उसका भी कल हम लोग क्लास करेंगे। इतना को आप लोग को नोट करना है। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।